आज का हमारा चैप्टर है अमलगमेशन ऑफ फर्म। अमलगमेशन ऑफ फर्म का सम 5th है। अभी अमलगमेशन मतलब क्या होता है, जब दो पार्टनर दो बिजनेस अपने बिजनेस को रन करते हैं। फॉर एग्जांपल ABC कंपनी और CDE कंपनी, दोनों बिजनेस अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, बट उनको अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसलिए दोनों बिजनेस के ओनर डिसाइड किए कि हम अपना रनिंग बिजनेस वाइंड अप करके हम अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दोनों ओनर आते हैं, मिलते हैं और साथ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ नोन एज अमलगमेशन ऑफ फर्म। ओके, तो सम 5 थे हमारा। सबसे पहले हमको परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करना रहता है, और फिर उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद न्यू फर्म, और फिर उसके बाद दूसरे कंपनी का हमको क्या करना रहता है, दूसरे कंपनी का भी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू फर्म, और फिर उसके बाद हमको बैलेंस शीट बनाना रहता है। ओके, तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट है। पहले हम एडजस्टमेंट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाई लेस देन 5% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ बोथ द फर्म। इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा 32,000 है B&O में, और 54,000 है A और D में। ओके, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है उसका 5% कम करके हम अपने परचेस कंसिडरेशन में लिखेंगे। तो हमारा एक्चुअल 30,000 आ जाएगा और 51,300 होगा। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा क्या बोलता है, फर्नीचर एंड फिक्सर B&O वर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू एंड 80। इसका क्या मीनिंग है कि जो फर्नीचर और फिक्सर B और O का है उसको एज इट इज़ लेंगे, बट जो 80 का है उसको 50,000 में लेंगे। ओके, तो फर्नीचर B और O का कितना है, 30,000। तो हमारा देखो फर्नीचर 30,000 और 50,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा क्या है, मशीनरी ऑफ B&O वॉज एप्रिसिएटेड बाई 10% एंड 80 वॉज एप्रिसिएटेड बाई 20%। एप्रिसिएटेड मतलब मशीन की प्राइस बढ़ना। तो हमारा जो B और O कंपनी में जो मशीन था उसका प्राइस 10% से बढ़ गया, और जो A और D में जो कंपनी में जो मशीन था उसका प्राइस 20% से बढ़ गया। ठीक है, तो मशीनरी को बढ़ा देंगे। मशीनरी को बढ़ा के हमारा पहले एडजस्टमेंट था 1,06,000 था, बट जब 10% और उसमें 20% इंक्रीज़ करने के बाद हमारा एक्चुअल अमाउंट क्या आएगा, 1,60,600 और 84,000। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं, RTD शुड बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर फॉर बोथ द फर्म। इसका क्या मतलब है, RTD का मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। डेटर में से 10% लेस करना है हमको परचेस कंसिडरेशन में ऐसे शो करना है। ठीक है, डेटर में हमारा कितना अमाउंट है, 20,000 है, और A और D में 44,000। ओके, तो हमको क्या करना है, डेटर को लेना है 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000, जिसको हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद 44,000 का 10% कितना होगा, 4,400। ओके, इसको हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। देखो परचेस कंसिडरेशन में ऊपर का असेट होता है और इसके बाद नीचे का लाइबिलिटी होता है। असेट और लाइबिलिटी दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा परचेस कंसिडरेशन होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ गुडविल वाज फिक्स 50,000 फॉर ईच फर्म। इसमें क्या बोलता है कि जो हमारा जो हमारा गुडविल है ये 50,000 दोनों कंपनी में रहेगा। ठीक है, तो गुडविल 50,000 B और O में है और 50,000 A और D में है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 में हम ये भूल गए थे, बैड डेट फॉर 80 इज़ 10,000। इन्होंने बोला है कि बैड डेट मतलब जो पैसा हमारा डूब गया, हमने क्रेडिट में गुड सेल किया था बट डेटर ने हमारा पैसा नहीं दिया, हम समझ लिए कि हमारा पैसा डूब गया, वो बैड डेट होता है। बैड डेट हमारा 10,000 इसमें शो हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको लाइबिलिटी साइड लिखेंगे बाई बैड डेट 10,000। ओके, हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं,
unrecorded tool of B&O value 10,000 was taken over by new firm. ओके, इसका क्या मतलब होता है कि अनरिकॉर्डेड टूल, जो हमारे टूल हैं वो हमारे बैलेंस शीट में शो नहीं थे, इसको परचेस कंसिडरेशन में रिकॉर्ड करो। तो बी और ओ देखो, अनरिकॉर्डेड टूल 10,000 हो गया। हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, द न्यू फर्म took only creditor and bills payable of both the firm and liability not taken over by new firm were paid। इसका क्या मतलब होता है कि हमको ओनली परचेस कंसिडरेशन में क्रेडिटर और बिल्स पेबल ही लेना है, और क्रेडिटर और बिल्स पेबल ही लेना है लाइबिलिटी साइड में, और बाकी के लाइबिलिटी जैसे कि बैंक लोन, मिसेस ओ लोन, ये जो लाइबिलिटी है इनको हम परचेस कंसिडरेशन में नहीं लिखेंगे, इसको हम पेड आउट कर देंगे। ठीक है, चल दे देते हैं। अभी हमारा परचेस कंसिडरेशन हमारा बन गया। ये सारे एसेट हैं, ये सारे लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना रहता है हमको, रियलाइजेशन अकाउंट में हमको क्या करना रहता है कि ये असेट के जो सारे आइटम हैं, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद क्रेडिटर के लाइबिलिटी साइड में जितना आइटम रहेगा उसको लिख देंगे। ओके, ये पीसी ऑफ न्यू फर्म मतलब जो हमारा नए फर्म में जो पीसी निकला था 2,60,000 वो है। अब इसमें बोला है कि हम मतलब ओल्ड फर्म ने बैंक लोन और मिसेस ओ का लोन पे कर दिया, तो इसको ऐसे शो करेंगे, टू बैंक लोन पेड बाय ओल्ड फर्म 20,000, टू मिसेस लोन पेड बाय ओल्ड फर्म 14,000। ओके, अब इसको करेंगे, जो हमारा बैलेंस बच गया उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी हमारा बैलेंस पार्टनर्स का कितना कैपिटल था, 1,20,000, 1,10,000। ओके, 1,10,000। रियलाइजेशन अकाउंट, यही अकाउंट ये जो है इधर ट्रांसफ़र हो गया। जनरल रिजर्व को हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनर रेशियो, इफ रेशियो न रहे तो इक्वली डिवाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड भी हम इक्वली डिवाइड करते हैं ऑन द रेशियो, इफ रेशियो न रहे तो हम इक्वली डिवाइड करते हैं। ओके, ऐसा कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा उसको न्यू फर्म में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, न्यू फर्म में ये दोनों को ऐड करेंगे। ओके, तो हमारा ये जो अमाउंट है ये हमारा पीसी का अमाउंट है। इफ़ ये दोनों अमाउंट टैली रहता है तो हमारा न्यू फर्म बन गया। ओके, न्यू फर्म ऑफ B&O। यहाँ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बोला है कैश एंड बैंक वाज नॉट टेकन आउट, मतलब कैश और बैंक पार्टनर लेके नहीं जाएगा, इसके लिए इसको पे करना कंपलसरी है। तो हम पे कैसे करेंगे, टू बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअल में बैलेंस शीट में बैलेंस था वो 64,000 हो गया। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्यों हो गया, क्योंकि बैंक लोन हमने पे किया ना, तो ये कैश में पे किया, इसके लिए कैश के अकाउंट में इसका सारा आएगा। सबको टैली करेंगे, इफ़ टैली हो गया तो हमारा कैश अकाउंट सही है। सेम एज ए और टी का इन्वेस्टमेंट, एसेट साइड में जो सारे आइटम दिए उसको लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में जो सारे आइटम दिए उसको लिखेंगे, ऐसे करेंगे। अब फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, सेम एज
बैलेंस पीटी ये पार्टनर्स का कैपिटल है, और ये बाय रियलाइजेशन अकाउंट ये जो अमाउंट है ये है ये, और ये बाय जनरल रिजर्व कैसे रहेगा, दोनों को इक्वली डिवाइड करेंगे, और इन्वेस्टमेंट फंड इसको भी इक्वली डिवाइड करेंगे। अब आपको मालूम पड़ेगा कि ये कैश कैसे आया, कैश कैसे आया बताते हैं। देखो इसमें क्या बोला है कि पार्टनर ओनली कैश और बैंक को लेके जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि पार्टनर ओनली बिल्स पेबल और क्रेडिटर को लेके जाएगा, ठीक है। तो हमको बाकी के लोन जैसे कि हमारा बैंक लोन पार्टनर को पे करना है, तो हमको क्या करना रहेगा, 50,000 माइनस 24,000, तो हमारा 26,000 आ गया, बट इसका रेशियो क्या है, 2:1, ठीक है। 2:1 में हम इसको डिवाइड करेंगे, 26,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 17,000 ये आएगा और ये आएगा। समझा कैसे आया ये कैश का अकाउंट, कैसे आया कि हमारा बैंक लोन जो था 24,000 इसको पार्टनर को पे करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है कि ओनली बिल्स पेबल और क्रेडिटर ही पार्टनर्स लेके जाएगा, और बाकी के लोन वो नहीं लेके जाएगा, ठीक है। इसके लिए इसको पे करना रहता है। और सेम थिंग इसमें भी, इसमें 15,000 कैसे आया, इसमें 15,000 कैसे आया कि यहाँ पर 64,000 है, बट इसमें बोला है कि बैंक लोन 20,000 और मिसेस ओ लोन 14,000, दोनों को ऐड करेंगे 20,000 और 34,000 माइनस 64,000, 30,000 आ गया, 30,000 आ गया, बट इसमें कुछ रेशियो नहीं दिया है, इसके लिए इसको इक्वली डिवाइड करेंगे 15,000, ओके। हमारा पार्टनर्स कैपिटल ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद न्यू फर्म ये अपना परचेज कंसिडरेशन का है, और ये अपना वो है, दोनों को ऐड करेंगे। फिर सेम थिंग इसमें कैश को भी टैली करना है। कैश टैली कैसे होगा, ये बैलेंस पीटी जो एडजस्टमेंट में दिया क्वेश्चन में दिया है वो सबको ऐसे करके फिर हमको फाइनली क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले अब क्या करना रहे, जब हम परचेज कंसिडरेशन बनाते हैं सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट को सॉल्व करते टाइम ये पी और ओ है, और ये वो है, और ये न्यू फर्म का है। तो न्यू फर्म का जो अमाउंट है एज इट इज़ हम बैलेंस शीट में इसको पोस्ट कर देते हैं, ओके। बैलेंस शीट में हम इसको पोस्ट कर देते हैं। बैलेंस शीट में हम जब इसको पोस्ट किए, बट अगर इसमें आरडीडी रहेगा और उसका बैड डेट रहेगा, देखो इफ परचेज कंसिडरेशन में आरडीडी रहेगा तो लेस फ्रॉम डेटर करेंगे, और बैड डेट रहेगा तो बैड डेट भी लेस फ्रॉम डेटर करेंगे। जो एक्चुअल अमाउंट आएगा तो सबको टैली करना है। अब इसका पार्टनर्स कैपिटल में, जो पार्टनर्स कैपिटल जब न्यू फर्म में जाता रहता है तो जो अमाउंट आते हैं टू ट्रांसफ़र टू न्यू फर्म, वो सारे अमाउंट को इधर लिखना है, और लायबिलिटी बिल्स पेपर और क्रेडिटर दोनों को टैली कर देंगे, ओके।